तो इस कहानी की शुरुआत में हम नॉर्मन, एमा और रे तीन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक गेट के पास खड़े हुए ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस गेट के बाहर क्या होगा, क्योंकि वो आज से पहले इस गेट के बाहर नहीं गए थे क्योंकि उनकी मॉम ने उन्हें बाहर जाने से मना किया था और ये भी कहा था कि बाहर काफी खतरा है। और इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ पर हम दोबारा से नॉर्मन, एमा और रे को देखते हैं और ये तीनों इसी ऑर्फनेज के स्टूडेंट होते हैं। एमा 11 साल की हो चुकी थी और ये दोनों भी उसी के साथ के थे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इजाबेला। वो इस ऑर्फनेज में इन बच्चों की देखभाल किया करती थी और यहाँ के सारे बच्चे इजाबेला को मॉम कहकर पुकारा करते थे और एमा इजाबेला की काफी ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट थी। लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि हर बच्चे की गर्दन पर 5 डिजिट के नंबर लिखे हुए थे और ये सारे नंबर सभी बच्चों की गर्दन पर अलग अलग थे। इस ऑर्फनेज के अंदर एक रूल ये भी था कि जब कोई बच्चा 12 साल का हो जाता था तो उसे ये ऑर्फनेज छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि 12 साल के होने के बाद जो भी फैमिली उस बच्चे को अडॉप्ट किया करती थी उस बच्चे को अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन आज एक 6 साल की लड़की जिसका नाम कॉनी होता है उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और वो जाने की तैयारी कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा हाईटेक तरीके से एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम होने के बाद मॉम क्लासरूम में आकर सभी बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करती है। मॉम ये बताती है कि नॉर्मन, एमा और रे इन तीनों ने काफी अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, जिसमें सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम डॉन होता है वो इसे काफी ज्यादा चिढ़ने लगता है और वो कहता है कि नॉर्मन, मैं तुम्हें टैग गेम के लिए चैलेंज करता हूँ और ये टैग गेम कुछ और नहीं बल्कि छुपन छुपाई ही होती है। फिर हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट होती है, लेकिन नॉर्मन बहुत जल्दी ही सभी बच्चों को ढूंढ लेता है। फिर वो डॉन और कॉनी को भी ढूंढ लेता है। उसके बाद सिर्फ एमा बची थी जो कि जंगल की तरफ भाग रही होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी एमा को ढूंढकर उसे भी टैग कर देता है। और यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि नॉर्मन काफी ज्यादा चालाक था और वो अपने किसी भी काम को करने के लिए स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉन दोबारा से रीमैच के लिए नॉर्मन को कहता है और ये मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार गेम को खेलते हुए नॉर्मन और एमा बाउंड्री के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एमा ये कहती है कि कुछ भी हो जाए हमें इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है क्योंकि मॉम ने हमें ऐसा करने से मना किया है। तभी हम देखते हैं कि डॉन, कोनी और बाकी बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सारे इसी टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम गिल्डा होता है वो पूछती है कि जो भी बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं वो हमें लेटर्स वगैरह क्यों नहीं लिखते। जिस पर नॉर्मन ये कहता है कि शायद उनकी नई फैमिली उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती होगी और उन्हें लेटर्स वगैरह लिखने का टाइम नहीं मिलता होगा। और वो कहता है कि मैं बाहर जाकर उन सारी चीजों को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने बस सुना है। तभी रे ये कहता है कि मैं बाहर जाकर बस जिंदा रहना चाहता हूँ। एमा कहती है कि मेरा कोई खास मन नहीं है यहाँ से जाने का और ये सारे बच्चे इसी पर बात करने लगते हैं। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और कोनी के जाने का वक्त हो गया था। कोनी को जाते हुए देख सारे बच्चे इमोशनल होने लगते हैं और उसे बाय करने लगते हैं। लेकिन तभी एमा ये देखती है कि कोनी की डोल यहीं पर रह गई है। फिर वो नॉर्मन के साथ भागकर गेट की तरफ जाने लगती है। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक काफी बड़ा ट्रक दिखाई देता है जिसके अंदर बैठकर कोनी अपने घर जाने वाली थी, लेकिन उन दोनों को कोनी वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एमा डिसाइड करती है कि वो ट्रक के अंदर देखेगी और जैसे ही वो ट्रक के अंदर देखती है तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर नॉर्मन भी आकर उस ट्रक के अंदर देखता है और वो भी एमा की तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस ट्रक के अंदर कोनी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। ये दोनों कोनी की डेड बॉडी को देख ही रहे होते हैं। तभी उन दोनों को कुछ आवाज आती है और वो दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स की परछाई दिखाई देती है जो कि ह्यूमन वॉइस के अंदर ही बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर कोनी की बॉडी को उठाकर एक बोतल के अंदर डाल देता है ताकि वो प्रिजर्व रहे और यहाँ पर इजाबेला यानी कि मॉम भी होती है। तभी अचानक उनमें से एक मॉन्स्टर को ये शक होता है कि शायद ट्रक के नीचे कोई है और जैसे ही वो देखने के लिए जाता है उससे पहले ही नॉर्मन और एमा वहाँ से भाग निकलते हैं और भागते भागते वो दोनों एक फील्ड के अंदर जाकर रुक जाते हैं और रोने लगते हैं। और यहाँ पर उन्हें एक बात तो रियलाइज हो जाती है कि ये ऑर्फनेज एक ऐसा फार्म है जहाँ पर पहले बच्चों को बड़ा किया जाता है और बाद में उन्हें मॉन्स्टर्स के हवाले कर दिया जाता है। और इजाबेला जिसको वो मॉम कहते हैं वो भी इन सब में शामिल है। तभी वो दोनों भागते हुए स्कूल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर रे उनका वेट कर रहा होता है। रे उनसे पूछता है क्या तुम दोनों ने कोनी की डोल उसे वापस कर दी, जिस पर वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते और अपने कमरे में जाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। एमा उससे कहती है कि मैं अकेली यहाँ से भागना नहीं चाहती और रे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तभी हम देखते हैं कि मॉम भी वहाँ पर आ जाती है जिनके हाथ में कोनी की डोल थी जिसको देने के लिए एमा और नॉर्मन वहाँ पर गए थे। अब मॉम को इस बात का शक होने लगा था कि पक्का उस ट्रक के नीचे कोई ना कोई तो जरूर से था। फिर हम देखते हैं कि एमा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि कोनी की डेड बॉडी मॉन्स्टर्स के डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई है और जैसे उसकी आंख खुलती है उसके बाद वो मॉन्स्टर्स और मॉम दोनों से काफी ज्यादा डरने लगती है। तभी नॉर्मन उसे समझाता है कि हम दोनों को बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करना पड़ेगा वरना मॉम को ये पता लग जाएगा कि हम ही दोनों कल रात बाहर गए थे। नॉर्मन एमा को ये भी बताता है कि कल रात जब वो मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज नोटिस की कि मॉन्स्टर्स के लिए बच्चों की एज काफी ज्यादा मैटर करती है, जिसका
जिसका सीधा सा मतलब ये है कि 6 साल के बच्चे की क्वालिटी थोड़ी लो होगी और 12 साल के बच्चे की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई। इसलिए जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो उसे मॉन्स्टर्स के पास भेज ही दिया जाता है। लेकिन जिन बच्चों की उम्र कम होती है और वो टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उन बच्चों को भी उन मॉन्स्टर्स को सौंप दिया जाता है और वो उन बच्चों का ब्रेन खा लेते हैं। 6 साल के बच्चों की तुलना में 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वेट किया जाता है कि सभी बच्चे 12 साल के हों। और क्योंकि कोनी के स्कोर्स बहुत कम थे इसलिए उसे छोटी उम्र में भेज दिया गया और अब दोबारा से 2 महीने बाद किसी और बच्चे को उन मॉन्स्टर्स के पास भेजा जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से भागने के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक जंगल में जाकर यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। नॉर्मन बताता है कि ये ऑर्फनेज चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है और ये एक जंगल के बीचों बीच है। फिर वो दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने काफी बड़ी दीवार आ जाती है। ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो दोनों पेड़ पे चढ़ने के बाद भी इसके दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन उस दीवार पर कान लगाता है और उसे ये बात पता लगती है कि इस दीवार के दूसरी तरफ कोई भी सिक्योरिटी या गार्ड्स नहीं है। अब वो दोनों चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन एमा बाकी बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों यहाँ से भागने का कोई और प्लान बनाने का डिसाइड करते हैं। तभी रेसेस ओवर होने वाला होता है और वो दोनों भागकर दोबारा से ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी एक बच्चा मॉम को ये बताता है कि उसकी सहेली मिल नहीं रही है और वो जंगल में कहीं खो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि मॉम अपनी पॉकेट में से एक वॉच निकालती है और स्माइल करने लगती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़की को ढूंढकर दोबारा से ग्राउंड में ले आती है। ये सब देखकर नॉर्मन और एमा को काफी ज्यादा शक होने लगता है। नॉर्मन ये सोचता है कि पक्का ये वॉच एक ट्रैकिंग डिवाइस है और हर बच्चे के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम एमा से मिलने के लिए आती है, लेकिन एमा उन्हें देखकर काफी ज्यादा घबराने लगती है। मॉम उससे पूछती है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तभी एमा अपने आप को काम करती हुई ये कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि एक न एक दिन मुझे भी ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि मिडनाइट को एमा और नॉर्मन जितने भी टेबल्स होते हैं उन सभी के कपड़े उठाने लगते हैं ताकि उनको जोड़कर वो एक रस्सी बना सके जिससे वो उस वॉल को क्रॉस कर सके। और सुबह जाकर वो दोनों उन सारे कपड़ों को उस वॉल के पास ही एक पेड़ के अंदर छुपा देती है। एमा ये कहती है कि हमें रे को भी इसके अंदर शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि रे काफी ज्यादा स्मार्ट है और वो हमारी हेल्प भी कर सकता है। रे उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो उनके पास आता है। तभी वो दोनों रे को सारी बात बता देते हैं। रे कहता है कि मेरे ख्याल से हम तीनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि सारे बच्चों को यहाँ से लेकर जाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। तभी एमा रे से कहती है कि अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो ये पक्का पॉसिबल हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि शाम के टाइम पर मॉम सभी बच्चों को सिस्टर क्रॉन से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि वहाँ पर केयर टेकर के रूप में आई हुई होती है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक और बच्ची ने एडमिशन लिया था जिसका नाम था कैरल, जो कि कोनी की जगह पर आई थी। अब नॉर्मन और एमा सिस्टर को देखकर और भी ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि पहले मॉम से बचना था और अब भाई सिस्टर भी सामने आ चुकी है तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉम सिस्टर को अपना कमरा दिखाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मन, एमा और रे के कमरे के सामने होता है। यहाँ से हमारा सीन लाइब्रेरी की तरफ जाता है जहाँ पर ये तीनों बच्चे यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एमा ये पूछती है कि आखिर वो ट्रैकिंग डिवाइस हमारी बॉडी में कहाँ पर इंस्टॉल किया गया होगा। रे बताता है कि ये काफी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है तो इसका पता लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमें मॉम और सिस्टर को एक साथ दिखाया जाता है जिन दोनों की बातों से हमें एक बात तो साफ हो जाती है कि इजाबेला अभी तक की सबसे ज्यादा यंगेस्ट मॉम थी जिसको देखकर क्रोन थोड़ी बहुत चिढ़ा करती थी और इजाबेला को इस बात का पता लग गया था कि 2 बच्चों ने उस रात कॉनी की डेड बॉडी को देख लिया है, इसलिए क्रोन का काम यही था कि वो बच्चों पर नजर रखे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रोन अपने रूम में अपनी एक डॉल से अजीब तरह से बात कर रही होती है और उनकी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि क्रोन इजाबेला को हटाकर अपनी जगह बनाना चाहती थी और वो उन दोनों बच्चों को पकड़कर अथॉरिटी से इजाबेला की शिकायत लगा देगी और इजाबेला को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन और रे आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर रे सजेस्ट करता है कि अगर हम सिस्टर और मॉम दोनों को टपका दें तो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से क्रोन आ जाती है और वो उन दोनों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन नॉर्मन उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके मन में यही सवाल होता है कहीं क्रोन ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। फिर हम एमा को देखते हैं जो कि कैरल के साथ होती है। एमा ये नोटिस करती है कि कैरल के कान पर एक स्कार होता है और ये स्कार यहाँ पर मौजूद हर एक बच्चे के कान पर होता है क्योंकि इन सभी बच्चों को बचपन में एक वैक्सीन दी गई थी। एमा को लगता है कि यही वो ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि उनके अंदर बचपन में ही फिट कर दिया गया था। साइड में गिल्डा भी खड़ी होती है जो कि एमा की सारी एक्टिविटीज नोटिस कर रही होती है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर मॉम की तरफ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मॉम एक डिवाइस के जरिए किसी लेडी से बात कर रही होती है और मॉम उस लेडी को ग्रैंड मदर कहकर पुकारती है। ग्रैंड मदर ये बताती है कि जितने भी ऑर्फनेजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब आ रही है और यहाँ से हमें एक
एक बात क्लियर हो जाती है कि इसके अलावा और भी ज्यादा ऑर्फनेजेस होते हैं जहाँ से बच्चों को डीमंस के पास भेजा जा रहा है। और फिर ग्रैंड मदर मॉम से पूछती है कि तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है, जिस पर मॉम ये कहती है कि हाँ, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ही बच्चे ग्राउंड में होते हैं। तभी एमा बाउंड्री की तरफ जाने लगती है और गिल्डा उसे नोटिस कर लेती है। एमा भागकर नॉर्मन और रे के पास जाती है और उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बताने लगती है, जिस पर नॉर्मन ये कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इसे काटकर यहाँ से निकाल लेना चाहिए। लेकिन तभी एमा कहती है कि मॉम सुबह सुबह सारे बच्चों के बालों को कॉम करती है, तो वो इस कट को आराम से नोटिस कर लेगी। इसके अलावा सभी बच्चों को यहाँ से एक साथ भगाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों में इतना स्टेमिना नहीं है कि वो वॉल को क्रॉस कर सके और तेज भाग सके। जिसके बाद एमा ये डिसाइड करती है कि हम उन बच्चों को टैग गेम के जरिए धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, जिसके अंदर नॉर्मन उन बच्चों को पकड़ेगा, एमा उन बच्चों को फिजिकली फिट करेगी और रे उन बच्चों को स्ट्रेटेजी के बारे में बताना शुरू करेगा और धीरे ही धीरे वो बच्चे दिन ब दिन ट्रेन होने लगेंगे। फिर हम देखते हैं ये सारे बच्चों को लेकर टैग गेम शुरू कर देते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोन भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। सिस्टर क्रोन काफी सारे बच्चों को बहुत जल्दी ही पकड़ लेती है। फिर वो एमा की तरफ भी बढ़ने लगती है, लेकिन एमा एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है। तभी सिस्टर ये कहती है कि एमा की वीकनेस उसकी इनोसेंस और काइंडनेस है और रे काफी जल्दी गिव अप कर देता है, जबकि नॉर्मन फिजिकली फिट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर एमा को ढूंढ लेती है। फिर वो नॉर्मन और रे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो दोनों अलग अलग रास्तों पर भागने लगते हैं। सिस्टर नॉर्मन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी रे ये कहता है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसका मतलब बच्चों ने सिस्टर को हरा दिया था और सिस्टर सभी बच्चों को कांग्रेट्स करती है। इसी बीच हमें गिल्डा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है। फिर हमारा सीन यहाँ से बदलता है और हमें नॉर्मन, एमा और रे को दिखाया जाता है जो कि आपस में ये बात कर रही होती हैं कि इस ऑर्फनेज में मॉम और सिस्टर के अलावा कोई और भी है जो कि हम पर नजर रख रहा है और वो स्टूडेंट्स में से ही एक है और यही वो स्टूडेंट है जो कि हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मॉम तक पहुंचा रहा है। इसके बाद हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है जो कि एक बैग के अंदर कुछ डालकर अपने बेड के नीचे छुपा रहा होता है। इसके बाद हमें दोबारा से मॉम और सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम सिस्टर को गुस्सा करती हुई ये कहती है कि तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों पे नजर रखना है और टैग गेम खेलना नहीं है। जिस पर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने कमरे में जाकर अपनी डॉल को फाड़ने लगती है। इसके बाद हम रे, एमा और नॉर्मन को प्लेग्राउंड के अंदर देखते हैं जहाँ पर रे नॉर्मन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया मिला जिससे हम इस ट्रैकर को निकाल सके। नॉर्मन बताता है कि अब से 10 दिन के बाद मैं इस ट्रैकर को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और 10 दिन के बाद हम यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। लेकिन ये सुनकर रे और एमा थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 1.5 महीना ही बाकी था। तभी नॉर्मन ये कहता है कि मॉम को इस बात का शक है कि जो भी बच्चे भागने वाले हैं वो शायद फेयरवेल के दिन भागेंगे, लेकिन हम उससे पहले भागकर मॉम को चकमा दे देंगे। इसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टीम को बढ़ाएंगे। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गिल्डा और डॉन को लेकर आ जाते हैं और उन दोनों को सारी बात बताने लगते हैं। इनकी बातों को सुनने के बाद डॉन और गिल्डा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी नॉर्मन उन्हें एक लिस्ट दिखाता है जिसके अंदर 6 साल के बच्चों के नाम होते हैं जिन्होंने अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया था और इनमें कॉनी का भी नाम शामिल होता है। और ये सारे वही बच्चे होते हैं जिन्हें टाइम से पहले फेयरवेल दे दिया गया था। लेकिन नॉर्मन गिल्डा और डॉन से एक बात छुपाता है कि कॉनी की डेथ हो चुकी है। वो बस इन दोनों से यही कहता है कि बाहर जाकर इन बच्चों को डीमंस के हाथों में सौंप दिया जाता है। तब हम देखते हैं कि डॉन और गिल्डा इन दोनों की बात मान लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रे नॉर्मन से कहता है कि तुमने कॉनी की डेथ वाली बात उन दोनों को क्यों नहीं बताई। तभी नॉर्मन कहता है कि अगर मैं उन दोनों को ये बात बता देता तो वो दोनों डर जाते। तभी रे कहता है लेकिन बाद में जब उन दोनों को ये बात पता लगेगी तो वो काफी ज्यादा हर्ट होंगे। और नॉर्मन ने डॉन और गिल्डा को इसलिए भी अपनी टीम के अंदर शामिल किया था क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर है जो कि मॉम को उनके सारे प्लान के बारे में बता रहा है और अब यही पता करना है कि इन दोनों में से वो बंदा आखिर है कौन। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन रे को एक प्लान के बारे में बताता है जिससे वो पता लगा पाएंगे कि इन दोनों में से जासूस कौन है। नॉर्मन का प्लान ये था कि वो उन दोनों को बता देगा कि उन्होंने यहाँ से भागने के लिए जो रोप बनाई है वो कहाँ पर रखी है, लेकिन वो उन दोनों को अलग अलग लोकेशन बताएगा। तो डॉन को बताएगा कि वो रोप उसके बेड के नीचे है और गिल्डा को बताएगा कि वो 2nd फ्लोर के वॉशरूम में रखी हुई है। और इन दोनों में से जो भी जासूस होगा वो लोकेशन का पता मॉम या सिस्टर में से किसी को भी बता देगा और इससे इनको भी ये बात पता लग जाएगी कि आखिरकार जासूस है कौन। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्डा अपने रूम से निकलकर सिस्टर के रूम की तरफ जाती है, लेकिन एमा उसे देख लेती है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने चुपके से मॉम को एक लेटर के अंदर ये लिखकर बता दिया था कि रोप नॉर्मन के बेड के नीचे है। फिर हम देखते हैं कि गिल्डा और सिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं और एमा बाहर खड़ी हुई उन दोनों की बातें सुन रही होती है। लेकिन गिल्डा सिस्टर को बस थैंक्स कहने के लिए आई थी क्योंकि सिस्टर उन सभी का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। क्रोन काफी ज्यादा ट्राई करती है कि गिल्डा उसे कुछ बता दे, लेकिन
गिल्डा अपना मुंह नहीं खोलती और एमा बाहर खड़ी हुई चैन की सांस लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इन तीनों को डॉन पर शक होने लगा था और नॉर्मन और रे आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार कोई बच्चा मॉम का जासूस बना क्यों होगा, जिस पर रे ये कहता है कि पक्का उस बच्चे को कोई ना कोई फायदा हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा से पूछता है क्या अब भी तुम सभी बच्चों को बचाना चाहती हो, इंक्लूडिंग वो जासूस, जिस पर एमा कहती है कि हाँ, मैं यहाँ से सभी बच्चों को बाहर निकालना चाहती हूँ, चाहे वो बच्चे बचना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन हमें यहाँ से सभी बच्चों को बाहर निकालना है। अगले सीन में हम नॉर्मन और रे को देखते हैं जो कि अपने बेड के नीचे से और सेकंड फ्लोर पर वॉशरूम में से फेक रोप को बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन के बेड के नीचे रखी हुई रोप वहाँ से गायब थी, जिस पर रे ये कहता है देखा, डॉन ही जासूस है। लेकिन नॉर्मन उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ जासूस कौन है, डॉन जासूस नहीं है, जासूस तुम हो। और यहाँ पर नॉर्मन ये बताता है कि मैंने ये ट्रिक 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के लिए बनाई थी जिसके अंदर तुम फंस चुके हो। मैंने गिल्डा को लाइब्रेरी की लोकेशन बताई थी और डॉन को डाइनिंग रूम की, और ये वाली लोकेशन मैंने बस तुम्हें बताई थी। तभी रे ये बताता है कि मुझे इस ऑर्फनेज की सच्चाई के बारे में काफी पहले पता लग गया था, लेकिन मॉम ने मेरा मुंह बंद करवा दिया था और तभी से मैं मॉम का जासूस बनकर काम कर रहा हूँ। लेकिन रे ने मॉम का जासूस बनने के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त कि वो बाकी बच्चों के मुकाबले रे को इस ऑर्फनेज में ज्यादा टाइम रुकने देंगी, और दूसरी शर्त कि वो उसे बाहर की दुनिया से कुछ इक्विपमेंट्स ला कर देंगी। रे ये कहता है कि मैंने मॉम से जो भी इक्विपमेंट मंगाए थे, मैंने उससे ट्रैकर को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। तभी नॉर्मन कहता है कि भले ही तुम गद्दार हो, लेकिन फिर भी एमा तुम्हें बचाना चाहती है, इसके लिए तुम चाहो तो अब भी हमारा साथ दे सकते हो और मॉम को धोखा देकर यहाँ से हमारे साथ भाग सकते हो। रे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक ही शर्त पर मदद करूंगा कि तुम्हें टाइम आने पर एमा को धोखा देना पड़ेगा। तुम्हें एमा को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम टाइम आने पर यहाँ से सभी बच्चों को लेकर भागने वाले हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ हम 5 ही भागने वाले हैं, क्योंकि सारे बच्चों को यहाँ से एक साथ निकालने का प्लान बिल्कुल फ्लॉप प्लान है। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन उसकी बातों को मान लेता है, जिसके बाद रे दोबारा से मॉम के कमरे की तरफ जाने लगता है। अंदर जाने के बाद रे मॉम को बताता है कि प्लान में ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, बस सभी बच्चों को टैग गेम के थ्रू वो ट्रेन करने वाले हैं। रे मॉम को टॉन्ट करते हुए ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने सिस्टर को यहाँ पर क्यों बुलाया है, ताकि वो मेरी जगह ले सके। तभी मॉम ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ज्यादा चौकसी बनी रहे, इसलिए मैंने सिस्टर को बुलाया है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों फॉरेस्ट में यहाँ से भागने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एमा नॉर्मन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता लगा कि जासूस कौन है, लेकिन तभी नॉर्मन बात को घुमाने लगता है। तभी रे एमा को ये साफ साफ बता देता है कि वही जासूस है। एमा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। रे ये कहता है कि मैं तुम्हें उसी रात ये बताने वाला था, लेकिन तुम दोनों ने कॉनी की डॉल को बाहर छोड़ दिया था और सिचुएशन हाथ से ना निकले, इसलिए मैंने उस रात तुम्हें ये बात नहीं बताई। एमा उससे पूछती है क्या अब भी तुम हमारी टीम में हो, जिस पर रे हाँ करता है। फिर एमा उससे कहती है क्या तुम हमारे साथ सभी बच्चों को यहाँ से बाहर निकलवा दोगे, जिस पर रे झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ देकर सभी बच्चों को यहाँ से निकलवा दूंगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉन और गिल्डा काफी ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें प्लान के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा और न ही उन्हें सारी बातें बताई जा रही हैं। फिर ये पांचों स्टोर रूम में बैठकर प्लान को डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर एमा ये बताती है कि मैंने और गिल्डा ने मॉम पर काफी ज्यादा नजर रखी है और मॉम के रूम के पास एक और सीक्रेट रास्ता है, और मॉम रोज रात को 8 बजे यहाँ से गायब हो जाती है और इस सीक्रेट रूम में जाकर वो पक्का हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करती होंगी। इसके बाद डॉन और गिल्डा को डाइनिंग टेबल लगाने के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन ये दोनों वो सीक्रेट रूम ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि एक छोटा सा बच्चा हाइड एंड सीक खेलता हुआ उन दोनों के पास गलती से आ गया था। इसके बाद हम दोबारा से उन तीनों को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। रे कहता है कि हमारे पास ऑर्फनेज की मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब हम इस ट्रैकिंग डिवाइस को भी तोड़ सकते हैं, बस हमें बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। तभी नॉर्मन ही कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, उस वॉल को क्रॉस करना, दूसरा इस फार्म से बाहर निकलना, और तीसरा बाहर की दुनिया में सरवाइव करना। रे कहता है कि हमें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। तभी एबा ये कहती है कि मुझे पता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। फिर वो उन दोनों को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाती है, जहाँ पर वो विलियम मिनर्वा की बुक्स को निकालती है, जिसके अलग अलग पेजेस पे अलग अलग कोड लिखे होते हैं, जो कि बाहर की दुनिया से यहाँ के बच्चों को बचाने के लिए अलग अलग टाइम पर भेजे गए थे। एमा ये बताती है कि इन मैसेजेस से हमें ये तो पता लग गया है कि बाहर की दुनिया में हमारी हेल्प करने के लिए काफी सारे लोग हैं, हमें बस बाहर निकलना है और उन लोगों को ढूंढना है। दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं, जो कि जानबूझकर मॉम से टकराता है ताकि वो उनसे वो चाबी ले सके, जिससे मॉम सीक्रेट रूम के अंदर जाती है। अब इस चाबी की हेल्प से डॉन और गिल्डा उस सीक्रेट रूम में घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि इस रूम के अंदर उन बच्चों का सारा सामान पड़ा हुआ है जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। डॉन को ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है कि अगर सारे बच्चे
बच्ची यहाँ से जा चुकी हैं, तो उनका सामान यहाँ पर क्या कर रहा है और कॉनी की डॉल यहाँ पर क्या कर रही है। डॉन गिल्डा से कहता है कि ये तीनों हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। तभी डॉन गलती से एक जगह पर हाथ रख देता है और उनके सामने वही सिस्टम अपीयर होता है जहाँ से मॉम हेडक्वार्टर में बात करती है। फिर हम इन सभी को डाइनिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर डॉन इनसे काफी ज्यादा नाराज होता है। फिर वो बताता है कि उसने उस सीक्रेट रूम के अंदर आखिरकार क्या देखा। इसके बाद नॉर्मन उन दोनों को सच बता देता है, जिसके बाद डॉन गुस्से में आकर नॉर्मन और रे को मुक्का मारता है। जिसके बाद नॉर्मन, एमा और रे उन दोनों से माफी मांगते हैं और दोबारा से वो पांचों एक टीम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी रे को ऐसा लगता है कि पास की दीवार के पीछे से ही कोई न कोई उनकी बातों को सुन रहा है। अगले दिन हम नॉर्मन और एमा को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर नॉर्मन ये कहता है कि फाइनल डे आने में बस एक ही हफ्ता बाकी है और हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस हमने ये डिसाइड करना है कि हमने भागना कैसे है। तभी एमा ये कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन क्या हमें ये प्लान रे को बताना है। नॉर्मन कहता है कि नहीं, अभी ये प्लान हमें रे को नहीं बताना। इसके बाद नॉर्मन बेडरूम में जाता है और रे के बॉक्स को देखने लगता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि ये सब बस तुम्हारे लिए है, जिसको देखकर नॉर्मन काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ पर गिल्डा और डॉन उसके कहने पर डिटर्जेंट लेके आए हुए थे। इसके बाद ये सारे अपने प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। नॉर्मन ये कहता है कि हम रे की हेल्प से अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। रे मॉम को सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा और हमारा प्लान आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ हम रे और मॉम को देखते हैं जहाँ पर मॉम रे से ये पूछती है कि क्या अपडेट्स है। रे झूठ बोलते हुए कह देता है कि नॉर्मन तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। फिर हमें दोबारा से उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और वो एमा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब क्या बातें कर रहे हो। मैंने लास्ट नाइट तुम सबको बातें करते हुए सुन लिया था। इसी के साथ हमारी सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी टेक केयर।